नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज बात करेंगे समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी की जो छवि बनी है, ये गुंडों की पार्टी है, ये आपराधिक तत्वों को संरक्षण देने वाली पार्टी है, ये माफिया को संरक्षण देने वाली पार्टी है, उनका पालन पोषण करने वाली पार्टी है। इस छवि से कभी पार्टी निकल पाएगी? उससे बड़ा सवाल है कि क्या पार्टी इस छवि से निकलना चाहती है? इस छवि ने पार्टी को क्या दिया है और इस छवि ने पार्टी का क्या नुकसान किया है? इन सब बातों का आकलन करेंगे। उसके अलावा सवाल ये है कि ये छवि इस पार्टी की ताकत भी है और कमज़ोरी भी है। कमज़ोरी के कारण ही ये पार्टी एक थ्रेशोल्ड के ऊपर नहीं जा पाई, उसके जाने की कोई उम्मीद नहीं नज़र आती। 30% वोट उत्तर प्रदेश में उसका मैक्सिमम है। बार बार 1989 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बने, जनता दल में रहते हुए, भाजपा और लेफ्ट पार्टी से गठबंधन था, तब भी 30% से वोट ज़्यादा नहीं मिला। उसके बाद जो मैक्सिमम वोट फिर मिला समाजवादी पार्टी बनने के बाद 2012 में, वो भी 30% से ज़्यादा नहीं हुआ। तो समाजवादी पार्टी का ये थ्रेशोल्ड है। इसके बारे में इस थ्रेशोल्ड की बात आगे फिर करूँगा। लेकिन अगर आप मुलायम सिंह यादव की पूरी राजनीति पर नज़र डालें तो समझ में आएगा कि ये स्थिति क्यों है। दो कारण हैं उसके, एक व्यक्तिगत और एक है, आप उसे राजनीतिक कहें, सामाजिक कहें या सैद्धांतिक कहना चाहें तो वो भी कह सकते हैं। हालांकि समाजवाद से समाजवादी पार्टी का, मुलायम सिंह यादव का, अखिलेश यादव का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये ऐसी पार्टी है जिसकी कोई विचारधारा नहीं है, जिसका कोई सिद्धांत नहीं है। येन केन प्रकारेण सत्ता हासिल करने के अलावा और कोई तरीका नहीं है, और सत्ता मिल जाए तो उसका भरपूर उपभोग करना ये इस पार्टी का सिद्धांत है। लेकिन जनतंत्र में इन बातों का ज़्यादा मतलब नहीं होता अगर लोग आपके साथ हैं। अगर लोग आपको सत्ता में ला रहे हैं, आपको जिता रहे हैं, तो ये बातें हमारे जैसे लोग बोलते रहें उसका कोई असर होता नहीं, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं। तो इसलिए, और पार्टी को भी लगता है कि जो वो कर रहे हैं वो सही है, तभी लोगों का समर्थन मिल रहा है। लेकिन बात शुरुआत करते हैं मुलायम सिंह यादव की राजनीति की। वो 1967 में पहली बार विधायक बने थे, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी जो डॉक्टर लोहिया की बनाई हुई थी उससे। डॉक्टर लोहिया के मरने के बाद उस पार्टी का एक बड़ा हिस्सा जो है उसका चौधरी चरण सिंह की पार्टी के साथ विलय हो गया। मुलायम सिंह भी चौधरी चरण सिंह के साथ आ गए। जब तक चौधरी चरण सिंह के साथ रहे तब तक मुलायम सिंह का एक दूसरा रूप आपको मिलेगा और उसके बाद का रूप उनका अलग मिलेगा। लेकिन उसी समय चौधरी चरण सिंह के रहते हुए ही हिंसा से मुलायम सिंह यादव का साबका जीवन मरण के प्रश्न की तरह पड़ा। उत्तर प्रदेश में एक कांग्रेस पार्टी के नेता हुआ करते थे बलराम सिंह यादव, इटावा के रहने वाले वो भी थे, मुलायम सिंह यादव भी इटावा के रहने वाले हैं। दोनों में ऐसी दुश्मनी थी कि विरोध नहीं था। राजनीतिक विरोध तो एक बात होती है कि एक दूसरे की जान लेने को तैयार थे, कब मौका किसको मिले वो दूसरे को मार दे। दोनों को लगता था कि सर्वाइवल का एक ही तरीका है कि दूसरे अपने विरोधी को मार दो। तो इसलिए जो है आए दिन ये घटनाएं सुनने को मिलती थी कि बलराम सिंह यादव के काफिले पर हमला हुआ तो कभी मुलायम सिंह यादव के काफिले पर हमला हुआ। 1984 की घटना है। 1984 में रात में एक शादी से लौट रहे थे मुलायम सिंह और उनके साथ के कार्यकर्ता। उनको मारने का की योजना बनाने वालों के पास पूरी जानकारी थी कि शादी में जाएंगे, इस समय रहेंगे, इतने बजे निकलेंगे, और मुलायम सिंह यादव गाड़ी में किस तरफ बैठेंगे ये भी पता था उनको। इसलिए उनके काफिले पर जब हमला हुआ तो 9 गोलियां सिर्फ उसी तरफ, उसी दरवाजे की तरफ चली जिस तरफ मुलायम सिंह यादव के बैठने की उनको उम्मीद थी। गाड़ी पलट गई, गड्ढे में या नहर कोई नाला था उसमें गिरी। बाकी गाड़ियां भी या तो पलट गईं या उससे कूद कर जो है गड्ढे में शरण ली उनके जो साथ में कार्यकर्ता थे। मुलायम सिंह यादव ने उस समय अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि ज़ोर ज़ोर से चिल्लाओ और बाहर निकलो कि मुलायम सिंह यादव को मार दिया, मार दिया, मार दिया। और उनके कार्यकर्ता जो है ये चिल्लाते हुए जब उठकर बाहर निकले तो जो हमलावर थे उनको समझ में आ गया कि उनका काम हो गया, इसलिए वो भाग गए। इस तरह से मुलायम सिंह यादव की जान बची। उसके बाद वो किस तरह से दिल्ली आए, फिर किस तरह से चौधरी चरण सिंह ने उनको विधान परिषद में
पार्टी का जो है नेता बनाया, नेता प्रतिपक्ष बनाया, वो सब कहानी पहले मैं बता चुका हूँ एक वीडियो में, तो उसको दोहराऊंगा नहीं। यहाँ से मुलायम सिंह यादव की जो हिंसा की राजनीति है वो उनको समझ में आ गया कि आगे बढ़ने का यही तरीका है कि अपने दुश्मन को ख़त्म कर दो। और इसी के नाम पर, इसी शिकायत पर, ये जो कहा जाता है 1996 में कि लालू प्रसाद यादव ने नहीं बनने दिया उनको प्रधानमंत्री, तो वो तो फैक्टर था ही, वो बात तो सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन इसके अलावा हरकिशन सिंह सुरजीत को, जो सीपीएम के नेता थे, उनको ये भी बताया गया था कि भाई ये ऐसे नेता हैं जो अपने विरोधियों को मरवा डालते हैं। तो ये मुलायम सिंह की राजनीति का ये हिस्सा चौधरी चरण सिंह की मौत के बाद 1986 में आगे बढ़ा और उनको समझ में आया कि राजनीति का यही तरीका है। 1989 में जनता दल बना, उसमें वो शामिल हो गए। लोकदल का भी बंटवारा हो गया था, ए बी। चौधरी अजीत सिंह लोकदल एक ए में थे और मुलायम सिंह, देवीलाल, ये लोग सब लोकदल बी में थे। जनता दल बना तो उसमें मर्जर हो गया और मुलायम सिंह यादव 1989 में मुख्यमंत्री बने पहली बार। 1989 में जब मुख्यमंत्री बने, 1991 जून 1991 तक वो मुख्यमंत्री रहे। इन लगभग 1.5 साल के बीच में उन्होंने ये किया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को फिरौती और अपहरण का सबसे बड़ा उद्योग का केंद्र बना दिया। फिरौती और अपहरण की घटनाएं आम हो गईं। आए दिन जो है किसी न किसी की किडनैपिंग होती थी और फिर उसके बाद रैंसम मांगा जाता था। ये धंधा फल फूल रहा था और सरकार का पूरा संरक्षण था। इसी बीच में अयोध्या आंदोलन शुरू हुआ। अयोध्या आंदोलन शुरू हुआ तो 1990 में उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई और बाद में माना कि ये मुसलमानों को खुश करने के लिए किया गया था। तो हिंसा और हत्या या इस तरह के हिंसा की राजनीति से मुलायम सिंह को कभी परहेज नहीं रहा। एक और कारण, मैंने जो 2 कारण शुरू में कहे थे, हिंसा और दूसरा जो बैकवर्ड पॉलिटिक्स इमर्ज कर रही थी उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से वो सेंटर स्टेज में आ रही थी, राजनीति के केंद्र में आ रही थी, उसमें अपने जातीय असर्शन के लिए ये ज़रूरी था कि उनका जो कार्यकर्ता है वो ज़्यादा एग्रेसिव हो, वो ज़्यादा एग्रेशन दिखाए। तो इसको एक रणनीति के तौर पर इस्तेमाल किया और आप इसे विडंबना कहें या समाजवादी पार्टी की खूबी कहें, ये पार्टी का स्थायी चरित्र बन गया। एक मजबूरी, 2 मजबूरियां, एक व्यक्तिगत हिंसा का सामना करते हुए, दूसरा राजनीतिक रणनीति। और उस राजनीतिक रणनीति की मजबूरी के चलते जो शुरू किया उन्होंने, उसका मुझे लगता है कि उसके वो खुद कैदी बन गए। उनको लगा कि यही रास्ता है। इससे निकलने की मुलायम सिंह यादव ने कभी कोशिश ही नहीं की जब तक सक्रिय रहे और इसको अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते रहे। इसीलिए जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो एक कार्यक्रम में उन्होंने 2015 या 2016 की बात है, एक कार्यक्रम में कहा कि ये जो तुम्हारे साथ लड़के हैं इनमें कोई दम नहीं है, 2 लाठी खाने की ताकत नहीं है। हम लोग लाठी खाकर यहाँ तक पहुँचे हैं, बहुत लाठियाँ खाई हैं। तो वो बताने की, उसकी बात करता हूँ अभी, किस तरह से अखिलेश यादव ने बदलने की कोशिश की और फिर वहीं चले गए। तो 1990 की बात की हमने। अब 1991 के बाद सत्ता से बाहर हो गए तो 1993 में और बीजेपी की सरकार बन गई 1991 में। 1993 में मुलायम सिंह यादव ने कांशीराम से हाथ मिलाया और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का अलायंस हो गया। चुनाव हुआ 93 का, उसमें बहुमत नहीं मिला। बीजेपी को 1 सीट ज़्यादा मिली, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी बनी, लेकिन उसको सरकार बनाने का मौका नहीं मिला क्योंकि सपा बसपा की सरकार को जनता दल और कांग्रेस समर्थन देने के लिए तैयार थे। उनके समर्थन से सरकार बनी, फिर मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। अब आप देखिए कि क्या क्या हुआ। 2 अक्टूबर 1994, 2 अक्टूबर 1994, ये तारीख जो है उत्तराखंड के लोग कभी नहीं भूलेंगे, उत्तर प्रदेश के लोग भी नहीं भूलेंगे। जो भी इस तरह की राजनीति का, हिंसा की राजनीति का विरोध करते हैं, सरकारी दमन का विरोध करते हैं, वो भी नहीं भूलेंगे। उत्तराखंड अलग राज्य बनाने के लिए आंदोलन करने वालों पर मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर आधी रात को पुलिस ने निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोली चलाई।
लोग नींद से जागे, भागे, खेतों में, गन्ने के खेतों में छुपने की कोशिश की, वहाँ भी मारा गया। महिलाएं गईं, वहाँ बलात्कार हुआ कई महिलाओं के साथ। और वो खबर जो है प्रदेश में ही नहीं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबर बनी। बहुत आलोचना हुई मुलायम सिंह यादव की। और उत्तर प्रदेश के 2 अखबारों, दैनिक जागरण और अमर उजाला, ने इन खबरों को प्रमुखता से छापा। और उसका नतीजा ये हुआ कि उन अखबारों के मालिकों से नाराज़ हो गए मुलायम सिंह यादव, और समाजवादी पार्टी ने हल्ला बोल का नारा दिया। तो हल्ला बोल में हुआ ये कि उन अखबारों की प्रतियां जलाए जाने लगीं, गट्ठर के गट्ठर, बंडल के बंडल उठाकर। उसके अलावा जो हॉकर बांटने वाले थे उन पर हमला होने लगा। और मामला एक दिन इतना बढ़ गया कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लखनऊ बेंच है उसके अंदर घुस गए, अदालत के अंदर। आखिर में चीफ जस्टिस को, जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को फ़ोन करके मदद की गुहार लगानी पड़ी। उसके बाद मुलायम सिंह यादव का ये हल्ला बोल रुका, लेकिन मुलायम सिंह नहीं रुके। 1995 में उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था के तहत पहली बार पंचायत के चुनाव हो रहे थे, और अपने ही सहयोगी बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों को जबरन हराने की कोशिश, मारपीट, अपहरण, यहाँ तक नौबत गई। इसके विरोध में बहुजन समाज पार्टी ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। अपने विधायकों के साथ मायावती जो है वो लखनऊ के मीराबाई गेस्ट हाउस में जाकर बैठ गईं। वहाँ घेर लिया समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और गुंडों ने। स्थिति ये आ गई कि अगर बीजेपी के ब्रह्मदत्त द्विवेदी जो नेता थे, अब दुनिया में नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने बचाया न होता तो शायद उस दिन मायावती की जान नहीं बचती। उसको गेस्ट हाउस कांड के नाम से अब भी जाना जाता है। उसका मुकदमा चल रहा था अभी तक। 2019 में सपा से गठबंधन जब किया मायावती ने, तब उस मुकदमे को वापस लिया। उनको लगता है कि उनके जीवन की बहुत बड़ी भूल थी वो। लेकिन जब ये स्थिति आ गई और अराजकता का आलम ये हो गया, तो आखिरकार राष्ट्रपति, केंद्र सरकार और गवर्नर तीनों को इंटरवीन करना पड़ा और मुलायम सिंह यादव की सरकार बर्खास्त कर दी गई। ये हुआ 1995 तक का। 1993 में जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने मुलायम सिंह, तो एक बड़ी घटना का जिक्र कैसे छूट सकता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के इतिहास में पहली बार सदन के अंदर हिंसा होती हुई दिखी, खून बहते हुए देखा गया, मारपीट हुई विधायकों से, स्पीकर तक को नहीं बख्शा गया। उसमें कितने नेता घायल हुए ये पता नहीं, लेकिन खून लगे हुए कपड़े लेकर बाहर निकलने वालों की तादाद बहुत अच्छी खासी थी। ये विधानसभा के सत्र के पहले दिन हुआ, जब सरकार ने शपथ ली। उसके बाद जो पहला सत्र शुरू हुआ उस दिन हुआ। ये सेहरा भी मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के सिर बनता है। उसके बाद मुलायम सिंह यादव ने इस रणनीति को, जो दबंगई की राजनीति है, उसको अपना हथियार बना लिया, उसको अपनी रणनीति का हिस्सा बना लिया। और जितने प्रदेश में माफिया, गुंडे, उन सब की शरण स्थली समाजवादी पार्टी बन गई। और 2003 में जब वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, तो 2003 से 2007 के बीच में जो गुंडई का नंगा नाच हुआ, तांडव हुआ, उसने एक बार फिर सवाल उठाया कि क्या ये पार्टी प्रदेश में राज करने लायक है। 2007 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी बुरी तरह से हारी और पहली बार बहुजन समाज पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। 2012 के चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने एक संकेत देना शुरू किया, जब उन्होंने डीपी यादव को पार्टी में शामिल करने से मना कर दिया कि वो पार्टी का जो कल्चर है उसको बदलना चाहते हैं, उसकी जो कार्यशैली, कार्य संस्कृति है उसको बदलना चाहते हैं। बाहर से पढ़ कर आए हैं, पढ़े लिखे हैं। उस समय देश भर में चर्चा हो रही थी कि यादव समाज से राजनीति में एक पढ़ा लिखा जो है व्यक्ति आया है उत्तर प्रदेश में। कई लोगों ने कहा चंद्रजीत यादव के बाद इस तरह का नेता आ रहा है, तो बड़ी उम्मीद थी लोगों को। लेकिन 2012 में जब पार्टी चुनाव जीत गई और अखिलेश यादव को मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री बना दिया, तो उसके बाद ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव को लगा कि बदलने से फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि
2015 की बात है या 2016 की बात है, शायद 15 की ही बात है, एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मुलायम सिंह यादव ने आलोचना की अखिलेश यादव के जो करीबी साथी थे। कहा इन लोगों में क्या दम है, ये दो लाठी भी नहीं खा सकते, हम लोग लाठियाँ खाकर यहाँ तक आए। तो उनका संदेश ये था कि जो पार्टी की कार्यशैली है उसको बदलने की कोशिश मत करो, उसकी ताकत नहीं है तुम में। और अखिलेश यादव को शायद ये बात समझ में आ गई कि यही इस पार्टी की यूएसपी है, यही इस पार्टी की खासियत है, यही इसको आगे ले जा सकती है। तो अखिलेश यादव ने उसके बाद जो किया 2016-17 इसका गवाह बना कि उन्होंने क्या किया और किस तरह से अपने पिता की विरासत ही नहीं राजनीति का उन्होंने हासिल की, बल्कि उस कार्यशैली को, उस कार्य संस्कृति को भी जो है उन्होंने अपना लिया। और 2015 में ही मुलायम सिंह के कई बयान आए इस तरह के बलात्कार के मामले पर। 2 बयान बड़े मशहूर हुए उनके, बल्कि कहें कुख्यात हुए 2 बयान। एक उन्होंने कहा कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है तो क्या फांसी पे चढ़ा दोगे। ये बयान मुझे जहाँ तक याद आता है ये जो दिल्ली का कांड हुआ था उसके बाद है। उसके बाद 2015 में उन्होंने कहा कि सामूहिक बलात्कार का जो आरोप लगाती है महिला वो झूठ बोलती है, व्यवहारिक रूप से संभव ही नहीं है। इसके लिए जो है महोबा की एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट से उनको समन गया। तो इस तरह की बात करके संदेश अपने कार्यकर्ताओं को दे रहे थे कि ये सब काम बुरा नहीं है, हिंसा, बलात्कार, लूटपाट, मार पीट, ये सब कोई, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इस तरह के काम जो है जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए तब भी होता रहा। उस दबंगई को, गुंडों के साथ को पार्टी ने अपनी सबसे बड़ी खासियत मान ली। और 2016 में लखनऊ के एक अंग्रेजी दैनिक में जो राष्ट्रीय एक समूह का हिस्सा है, उसमें एक खबर छपी उनके खिलाफ। तो संपादक को बुलवाया, संपादक की गर्दन पर तलवार रख दी। बम्बई और दिल्ली के संपादकों को बुलवाया गया और इस पूरी घटना का बड़े गर्व से अखिलेश यादव ने एनडीटीवी के एक कार्यक्रम में जिक्र किया और इसको जस्टिफाई किया कि उन्होंने जो किया बिल्कुल सही किया था। उसके अलावा 30 दिसंबर 2016 को परिवार में झगड़ा शुरू हो चुका था, वो चरम पर पहुंचा 30 दिसंबर 2016 को, जब मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव को पार्टी से निकाल दिया। हालांकि 24 घंटे बाद फिर वापस ले लिया, लेकिन उसके बाद पलटवार किया अखिलेश यादव ने और उन्होंने अपने पिता को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया। उसके बाद उनके चाचा पार्टी से निकाल दिए गए। तो ये सब चुनाव से ठीक पहले हो रहा था, दिसंबर जनवरी में। तो परिवार में जिस तरह की हिंसा हो रही थी और जिस तरह से अखिलेश यादव के समर्थक मुलायम सिंह के खिलाफ, शिवपाल यादव के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, जिस तरह का उनका तेवर था, उसको देखकर कोई भी डर सकता था। और 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान ही समाजवादी पार्टी की कार्यशैली कैसी है, किस तरह के कार्यकर्ता हैं, इसका एक जो है दुखद अनुभव जो है वो डिम्पल यादव को हुआ। शायद प्रतापगढ़ की सभा थी, मुझे जगह का ठीक से याद नहीं है, याद आ रहा है कि शायद प्रतापगढ़ की ही थी, जहां समाजवादी पार्टी के कुछ युवा नेता कार्यकर्ता जबरन मंच पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे और उनका इरादा ठीक नहीं लग रहा था। आखिर में डिम्पल यादव को मंच से धमकी देनी पड़ी कि अगर आप लोग माने नहीं तो भैया से शिकायत करेंगे। ये कल्चर है, ये जो है कार्यशैली है समाजवादी पार्टी की। अब समस्या क्या हुई है? समस्या ये हुई है कि पहली बार प्रदेश में कोई ऐसा मुख्यमंत्री आया है जिसने इस पर लगाम लगा दी है कि ये सब नहीं करने देंगे, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। गुंडागर्दी का, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का जो पूरा सिंडिकेट था उसको तहस नहस कर दिया, उसके आर्थिक तंत्र को भी तहस नहस कर दिया। तो बेचैनी इस समय समाजवादी पार्टी की वो है। उसके तंत्र पर जो लोग पुष्पित पल्लवित हो रहे थे उनके लिए सर्वाइवल का सवाल है। और बहुत से कारण हैं, उसका फिर कभी जिक्र करेंगे, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए। लेकिन एक बात ये समझ लेनी चाहिए कि समाजवादी पार्टी अपनी ही इमेज, अपनी ही बनाई हुई रणनीति, अपनी ही बनाई हुई छवि की कैदी हो चुकी है। वो इससे बाहर निकलना चाहे भी तो नहीं निकल सकती, क्योंकि निकलेगी तो वो समाजवादी पार्टी नहीं रह जाएगी।
और समाजवादी पार्टी की यही पहचान है, इसी रूप में वो बनी रह सकती है, इसी रूप में वो ख़त्म होगी। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ कि कल ख़त्म होने जा रही है। ख़त्म होने से मेरा मतलब है प्रभाव घटते जाना। कोई पार्टी राजनीति में ख़त्म नहीं होती आसानी से, और वो भी बहुत जल्दी नहीं होती है। तो जब ख़त्म होने की बात कर रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ राजनीतिक प्रभाव घटने की। और समाजवादी पार्टी को और अखिलेश यादव के समर्थकों को एक बात समझ में नहीं आ रही है कि बीजेपी ने 2014 के बाद से जो बार है उसको बढ़ा दिया है, फिनिशिंग लाइन जो है उसको आगे खिसका दिया है। 30% की जो फिनिशिंग लाइन समाजवादी पार्टी मानकर चल रही थी, आज तक उससे ज़्यादा का उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। उस 30% की फिनिशिंग लाइन को 40 और 50% तक बीजेपी ले गई। 30% की लाइन पर अगर पहुंच भी जाए समाजवादी पार्टी और थोड़ा उससे ऊपर भी चली जाए, तब भी फिनिशिंग लाइन उसके लिए बहुत दूर रहेगी। इसलिए कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी अपनी कार्यशैली, अपनी यूएसपी से जहां तक पहुंच सकती थी पहुंच चुकी है। उससे आगे उसके बढ़ने की गुंजाइश फिलहाल नज़र नहीं आती। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।